हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें आप लोग ये देख रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी कहते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो इस विषय में हम दो लोगों के बारे में जानेंगे। एक होंगे थेल्स और दूसरे होंगे गिलबर्ट, जिन्होंने आवेश पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2500 वर्ष पहले एक दार्शनिक आए थे जिनका नाम था थेल्स, और इन्होंने ये बताया कि जब आप किसी अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में इस अंबर के पास में एक गुण उत्पन्न हो जाता है, और जिस गुण के कारण यह कागज के छोटे टुकड़े या फिर तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये विचार दिया था, ये बताया था थेल्स ने। अब इसी के बाद 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। डॉक्टर गिलबर्ट इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि आप केवल अंबर को ही लेकर के रगड़ने से आवेश उत्पन्न नहीं करा सकते, आप अन्य पदार्थों को भी लेकर के करा सकते हैं। आपके पास में कांच है, कांच के बाद में आप लोहे को ले लीजिए, प्लास्टिक को ले लीजिए, इन सभी को किसी अन्य वस्तु से रगड़िए तो इनके पास भी अनेक छोटे छोटे जो भी कागज के टुकड़े हैं अथवा तिनके हैं, उनको अपनी ओर वो आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात इनका कहना था आप अन्य पदार्थ को ले लीजिए, और अन्य पदार्थ में इन्होंने कहा आप ले सकते हैं कांच, इन्होंने मोम भी कहा, लाख कह दिया। इन सबको लेकर के किसी दूसरे से रगड़ा जाए, इसमें लोहा प्लास्टिक सब चीजें आएंगी, इनको अन्य दूसरे पदार्थों से आप रगड़ दीजिए। दूसरे पदार्थों से आप जब रगड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में इन सब के पास भी कागज के छोटे टुकड़े या फिर जो तिनके होते हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है इनके अंदर। ऐसी स्थिति में इन दोनों के कथनों में थोड़ा सा अंतर है। इन्होंने स्पेशल केवल अंबर नामक पदार्थ लिया था जिसको ऊन से रगड़ा, और इन्होंने अन्य पदार्थों के भी बारे में बताया कि आप किसी भी पदार्थ को दूसरे अन्य पदार्थों से रगड़िए तो रगड़ने के बाद आप देखेंगे उनके अंदर दूसरे हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग इन दोनों बातों को देख करके ये निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ पर अंबर ये जो पदार्थ आया है आखिर ये होता क्या है। तो अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आप ये जान लीजिए कि अंबर जो है यही इलेक्ट्रॉन कहलाता है, अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को जब रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में रगड़ने के कारण वहां पर जो गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करता है, उसी गुण को ही वैद्युतिकी कहा जाता है। अर्थात आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सबसे पहले वैद्युतिकी, कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है
रगड़ा जाता है तो रगड़ के कारण उत्पन्न गुण को वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी कहते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कि आवेश की परिभाषा क्या होगी। तो आवेश आपने जान लिया एक गुण है, और वह गुण है कि जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अर्थात आवेश की परिभाषा क्या होगी? आवेश जिसे चार्ज कहा जाता है, चार्ज। तो इसके बारे में हम लोग कहेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है। आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है। आरोपित करने का मतलब है लगाती है। अर्थात आवेश किसी पदार्थ का एक गुण होता है, और यह गुण जिस भी पदार्थ के पास में रहता है वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल लगाती है। इसकी एक परिभाषा और आप कह सकते हैं, या आप ये कह दीजिए कि आवेश वह गुण है, आवेश वह गुण है जिससे कोई पदार्थ दूसरे से रगड़े जाने पर वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है। चलिए दो परिभाषाएं हो गई। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आवेश वह गुण है, ये किसी भी पदार्थ के पास में पाया जाएगा जिससे कोई पदार्थ दूसरे से रगड़े जाने पर, अर्थात एक पदार्थ को आप दूसरे वाले पदार्थ से रगड़े जाने के बाद में वह या तो वैद्युत बल लगाएगा या तो चुंबकीय बल लगाएगा। चलिए ये तो आपका हो गया वैद्युत आवेश। अब इसमें कुछ आप नोट पॉइंट में जान लें। नोट पॉइंट में क्या चीजें आएंगी, जैसे आपको जानना ये है पहले कि इस इकाई को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आखिर वैद्युतिकी होता क्या है। तो यहाँ पर शॉर्ट में आप ये जान लें, आवेश का अध्ययन
या आवेशों का अध्ययन वैद्युतिकी कहलाता है। आवेशों का अध्ययन वैद्युतिकी कहलाता है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो वैद्युतिकी है स्थिर रूप में भी होता है और गतिक रूप में भी होता है। तो इसे आप कह सकते हैं ए पॉइंट में स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। आखिर स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी में जो आवेश होते हैं वह स्थिर रहते हैं और उन्हीं आवेशों के बीच में जो होने वाले म्यूचुअल रिएक्शंस हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्थिर आवेशों तथा उनके बीच होने वाली अन्यून, इसे म्यूचुअल कहा जाता है, अन्यून क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। चलिए, ये आपका स्थिर वैद्युतिकी हो गया। इसके बाद में है गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी में क्या होता है? इसमें आवेशों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें आवेशों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है। चलिए, आवेशों का अध्ययन वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर होंगे और उन्हीं आवेशों के बीच में होने वाले जो भी अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य मतलब एक दूसरे में जो भी क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। और इसी के साथ गतिक वैद्युतिकी में आवेश जो है गति अवस्था में रहते हैं, उस स्थिति में उनकी व्याख्या जो है या फिर उनका अध्ययन ऐसी स्थिति में किया जाएगा, वह गतिक वैद्युतिकी कहलाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे आवेश के प्रकार, कि आवेश आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रकार में भी तो सबसे पहले जो आवेश का प्रकार है उसे गिलबर्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। और ये जो नाम है, ये धन आवेश और ऋण आवेश, इसे गिलबर्ट ने नहीं बताया, जबकि उसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हेडिंग आपका अगला हो जाएगा आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। चलिए, आवेशों के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अर्थात यहां लिख देंगे गिलबर्ट के अनुसार, गिलबर्ट के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश का प्रकार होगा धनावेश, धनावेश,
और दूसरे का नाम हो जाएगा ऋणावेश। जो ये आवेशों के प्रकार का नाम दिया है वह नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अर्थात यहाँ कह सकते हैं आवेशों के प्रकार का, आवेशों के प्रकार का नामकरण वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं यह बताया गिलबर्ट ने, जबकि जो ये धन आवेश और ऋण आवेश होता है इसका नाम किसने दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे कि धनावेश आखिर होता क्या है। धनावेश पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आखिर क्या होता है। तो आप इसमें समझिए कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए वाले व्यक्ति के पास में हम ये मान लेते हैं पहले से इनके पास 100 रुपए है और बी वाले के पास में केवल 50 रुपए है। आप ध्यान से एग्जाम्पल को समझिएगा, ये क्लियर करेगा धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। तो हमने दो व्यक्तियों को माना, एक व्यक्ति ए है जिसके पास 100 रुपए, दूसरा व्यक्ति बी है जिसके पास में 50 रुपए। अब ये दोनों लोग मिल करके जाते हैं बाजार। तो बाजार जब ये जाते हैं तो अब ऐसी स्थिति में जो बी वाला है इनके पास घर से फोन आता है कि आप एक दवा लेते आइएगा, किसी की तबीयत खराब है। मतलब बी वाले के परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होती है और घर से फोन आता है, उनसे कहा जाता है कि आप दवा लेकर के आइए। ऐसी स्थिति में जब ये जा करके दुकान पर उस दवा को पता करते हैं तो पता चला वह दवा का जो कीमत है वह 80 रुपए है। दवा का जो कीमत है वो 80 रुपए की है और इस व्यक्ति के पास में केवल 50 ही रुपए हैं। अब आप ये ना सोचिएगा केवल 50 रुपए लेकर के बाजार जाएंगे, केवल हमको कॉन्सेप्ट जानना है धनावेश और ऋणावेश का। तो इसीलिए अब ये 50 रुपए इनके पास थे और मिल रहा है 80 रुपए की दवा। अब ये इनके पास में दो ऑप्शन हैं, या तो ये बाजार से घर जाए, घर से पैसे लेकर के आए, फिर उसके बाद में दवा खरीदे फिर लेकर के जाए, या फिर इनके पास एक विकल्प और है कि ये अपने साथ, इनका साथ जो साथी है इससे 30 रुपए उधार ले लें और 30 रुपए जब ये उधार ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में इनका काम भी हो जाएगा और ये कह देंगे इनसे कि आप घर चलिएगा तो हम आपको वापस कर देंगे। तो यदि ऐसे ये अपने समय को नष्ट ना करें तो ये इनसे उधार ले लेंगे। ऐसी स्थिति में इनके पास 100 था तो 30 निकल जाएगा, क्योंकि 80 रुपए की दवा मिल रही, 50 तो ऑलरेडी है, 30 की ही आवश्यकता है। तो इनके पास से 30 रुपए निकलेगा और इनके पास में 30 रुपए बढ़ेगा। अब आप देखेंगे 30 रुपया निकल जाने के बाद इनके पास में 70 रुपए बचे और इनके पास में 80 रुपए बचे। आप पहली अवस्था को देखेंगे दोनों में तो पहले के पास में ज़्यादा, दूसरे के पास में कम, लेकिन जैसे ही ये आदान प्रदान हुआ, मतलब इसने क्या किया, लिया है, इसने दिया है, इस वाले व्यक्ति ने, जो बी वाला है ये लिया है और ए वाले व्यक्ति ने दिया है, आदान प्रदान हुआ। और जैसे ही आदान प्रदान हुआ ए वाले के पास में कम हो गया और बी वाले के पास में ज्यादा हो गया। अर्थात इसने दूसरे से ले करके अपनी संख्या ज्यादा किया और ले करके ज्यादा कर लेना अधिकतम
अधिकतम जब ये कर लिया, इनके पास ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ये ऋणी ही हैं। और इनके पास में 100 रुपए था, दे करके इनके पास 70 हो गया, अर्थात इनमें गिरावट आई है। 100 था, 70 बचा, लेकिन इन्होंने दिया है, देने के कारण ये धनी कहलाएंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब इस कड़ी को जोड़ेंगे पॉजिटिव चार्ज से, कि जो आपका धनावेश होता है, यह जब एक पदार्थ दूसरे से रगड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में या तो इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएगा या दूसरे से निकल करके आएगा। एक के पास में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, एक के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कमी तो है, लेकिन ये दे करके अपना काम पूरा किया है, इसलिए धनी कहलाएगा। इसने लेकर के अपनी संख्या को बढ़ा लिया, अर्थात बढ़ जाने के कारण ये ऋणी हो गए हैं, क्योंकि इनका खुद का पैसा नहीं था, उन्होंने दूसरे से लिया था। अब आप परिभाषा को बना लें। परिभाषा को यदि आप बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ मिलेगा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। धनावेश कहते हैं। इसके बाद में ऋणावेश मिलेगा आपको, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। चलिए, नेगेटिव चार्ज, इसी का अपोजिट आप बना दीजिए, तो हो जाएगा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। चलिए, आवेश हो गया, आवेशों के प्रकार हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है आवेशों की ध्रुवता के बारे में। आखिर आवेशों की ध्रुवता होती क्या है? आवेशों की ध्रुवता एक गुण है जिसके कारण हम लोग धन और ऋण दोनों आवेशों को अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, आवेशों की ध्रुवता, आवेशों की ध्रुवता, आवेशों की ध्रुवता। चलिए, आवेशों की ध्रुवता क्या है? आवेशों की ध्रुवता गुण है, अर्थात आप कह सकते हैं यह एक गुण है, यह एक गुण है जिसके कारण दो आवेशों में, जिसके कारण दो आवेशों में भेद किया जा सकता है। भेद मतलब अंतर, भेद किया जा सकता है, भेद किया जा सकता है। अर्थात इसके लिए हम लोग प्लस और माइनस के चिन्ह का यूज करते हैं। यदि किसी आवेश से पहले प्लस का चिन्ह यूज है तो धन आवेश, और यदि किसी आवेश से पहले ऋण का चिन्ह लगा है तो ऋण आवेश कहलाएगा। अर्थात यह भी एक आपका गुण है जिसके कारण दो आवेशों में अंतर या फिर भेद किया जा सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे आवेशों के गुण। आवेशों के गुण, आवेश के गुण जानना है। मिलेगा हेडिंग आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेशों के गुण जानना है। सबसे पहली स्थिति है कि जो आवेश होते हैं तो यदि उनके चिन्ह एक समान हो, अर्थात चाहे वह दोनों धन आवेश हो चाहे वह दोनों ऋण आवेश हो, जब दो आवेश सजातीय होंगे ऐसी स्थिति में उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है, और यदि दो आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे तो उनके बीच में आकर्षण का गुण पाया जाएगा, आकर्षण बल लगेगा। अर्थात आप कह सकते हैं पहली स्थिति में सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय का मतलब समान प्रकार, सजातीय आवेशों के बीच, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर विजातीय। विजातीय मतलब अलग अलग, विजातीय अर्थात अलग 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 प्रकार आवेशों के बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। चलिए दो हो गया। तीसरा गुण है इसका, और तीसरे गुण में हम लोग देखेंगे आवेश का संरक्षण। तीसरा है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण इसे कहा जाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या चीज है? आवेश का संरक्षण। अब इसमें कहा गया है कि जब भी हम लोग एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता। एक पदार्थ से आवेश निकल करके दूसरे पदार्थ में जाएगा, लेकिन पूरे पदार्थ का यदि आवेश मिलाएंगे तो ऐसी स्थिति में उस पूरे का मान समान ही रहेगा, अर्थात घटेगा बढ़ेगा नहीं। अर्थात आप इसके लिए कह सकते हैं स्थिति कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित मतलब होता है कि ना बदले, संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अब इसको आप समझिए। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं ए और बी। यदि ए को बी से रगड़ा गया, या तो ए वाला अपना इलेक्ट्रॉन बी वाले को देगा, या तो बी के द्वारा ए वाले को दिया जाएगा। कहने से तात्पर्य है कि जब भी एक वस्तु को दूसरे से रगड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अर्थात एक वस्तु जितना इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा
उतने ही मात्रा में दूसरा वस्तु इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। अर्थात इनके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन को कभी सॉरी आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, आवेश का केवल स्थानांतरण ही संभव है। उम्मीद है आप ये लाइन समझ पाए होंगे कि जब भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं एक दूसरे से, एक से इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा दूसरे वस्तु के द्वारा उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। अर्थात कभी भी आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल आवेश का स्थानांतरण ही कराया जा सकता है। चलिए तीसरा गुण हो गया। चौथे नंबर में हम लोग देखेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता इसे कहा जाता है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चलिए आवेशों की योज्यता जाननी है। योज्यता का कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए कोई निकाय है और उस निकाय में अनेकों आवेश हैं, तो उस पदार्थ का जो कुल आवेश होगा उनके अलग अलग आवेशों के मान के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। अर्थात इसका कथन ये कहता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इन सभी लाइनों को आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और याद भी रखिएगा, जिससे न्यूमेरिकल आपका तभी लगेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई ऐसे निकाय दे दिया गया है, इसमें जो है कई बिंदु आए हैं जिन पर अलग अलग आवेश रखा गया है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q1 आवेश है, यहाँ माइनस Q2 आवेश है, यहाँ प्लस Q3 आवेश है, प्लस Q4 आवेश है, माइनस Q5 आवेश है, प्लस Q6 आवेश है। तो जो इस पूरे निकाय का कुल आवेश होगा, यहाँ लिख दिया गया कि जो भी इस पूरे निकाय का कुल आवेश होगा वह इनके अलग जो जितने भी कण पाए गए हैं इनके सभी कणों पर पाए गए आवेशों के योग के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हैं इस पूरे निकाय का यदि आवेश हम मान लेते हैं स्मॉल q, इसका मान सभी आवेशों के योग के बराबर, अर्थात मिलेगा Q1 प्लस, अब ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर है प्लस माइनस का गुणा माइनस, अर्थात जो आवेश जिस चिन्ह में है वैसे ही हम लोग लिख कर लेकर चलेंगे। अर्थात Q1 माइनस हो जाएगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 और प्लस हो जाएगा Q6। अर्थात जो ये आपका पूरा आवेश मिलेगा वह इन सभी अलग अलग आवेशों के मान को जब जोड़ा जाएगा तब प्राप्त होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवेशों के गुण में 4 हो गया, 5वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर में आप देखेंगे
क्वांटिजेशन ऑफ ए चार्ज, जिसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, इसे हम लोग 5वें नंबर में पढ़ लेंगे। चलिए 5वां नंबर हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण इसे कहा जाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। चलिए आवेश का क्वांटीकरण। अब इस आवेश के क्वांटीकरण में ये कहा गया है कि जो भी हमारी ये प्रकृति है, इसमें पाया जाने वाला जो भी आवेश है वह अपने एक पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। पूर्ण गुणज का मतलब उसे हम लोग कभी दशमलव में नहीं लिखते हैं। आवेश जो आपका होगा, एक ऐसा भी आवेश पाया जाएगा जिससे छोटा इस प्रकृति में कोई भी आवेश नहीं होता है, और उस आवेश को हम लोग मूल आवेश के नाम से जानते हैं, और उस मूल आवेश को स्मॉल ई के द्वारा लिखा जाता है, और उस पर आवेश का जो मान है वह 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। चलिए तो हम लोग ये देखेंगे कि आवेश का जो क्वांटीकरण है ये क्या है। प्रकृति में जो बताए हैं वही लिखा है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। यहाँ कहने से तात्पर्य है जैसे आपका स्मॉल ई, 2e, 3e, 4e, ऐसे डैश डैश आपका अनेकों आवेश मिलेगा इत्यादि। अब ये जो आपका गुण दिया गया है कि एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के ही रूप में होगा, इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आपको ये भी बता दिए हैं कि जो भी ये आपका आवेश होता है, ये से कभी भी हम लोग ई के भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं इस नियम के अनुसार आवेश ई को कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं
लिखा जा सकता है। इसे मूल आवेश कहते हैं। इसे का मतलब स्मॉल ई को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। तथा प्रकृति में इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। अर्थात जो ये आपका स्मॉल ई है यही आपका मूल आवेश कहलाता है और प्रकृति में इससे छोटा और कोई आवेश नहीं पाया जाता। चलिए अब हम लोग कुछ पर आवेश का मान जान लें। जैसे हाँ, एक चीज और इसी में जान लीजिए कि स्मॉल ई का मान जो है, स्मॉल ई का जो मान है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, स्मॉल ई का मान। अब यहाँ देखेंगे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर प्लस ई, ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश -ई हो जाएगा। यदि आप इस मान को रखेंगे -1.6 गुणे 10 के पावर -19 मिलेगा। ऐसे प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन जो है धनावेशित कण है इसलिए इस पर आवेश प्लस ई हो जाएगा। अल्फा कण पर आवेश, जो अल्फा कण पर आवेश होता है वह +2e अर्थात प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे इसी में हम लोग बढ़ेंगे। आवेश के क्वांटीकरण में थोड़ी सी बातें और जाननी है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.A. मिल्टन। वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है R.A. मिल्टन। उन्होंने एक सूत्र का उत्पादन किया, R.A. मिल्टन। तो यहाँ हो जाएगा R.A. मिल्टन के अनुसार इन्होंने बताया कि आवेश के क्वांटीकरण के लिए Q बराबर ±NE, Q बराबर ±NE। अब आपको थोड़ा सा और जानना है नोट पॉइंट में। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है, लिखा गया था कि जो आवेश होता है उसे कभी भी हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मरे। अब आप मरे सोचिएगा, यानी कि मर गए वो, MURRAY। चलिए उनका नाम हम लोग लिख लेंगे मरे गैलमान, पूरा नाम था इनका मरे MURRAY। मरे गैलमान एक वैज्ञानिक ये रहे हैं जिन्होंने 1964 में, मरे गैलमान ने 1964 में क्या किया, कुछ अलग प्रकार के कणों का खोज किया और ये बताया कि वे कण जो खोजे गए हैं उन पर आवेश ±2e/3 या +-2/3 अथवा +-1/3 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात क्या मिला कि मरे गैलमान ने 1964 में कुछ कणों की खोज की, कुछ कणों की खोज की
जिन पर आवेश ±1/3 अथवा ±2/3 जिन पर आवेश ±1/3 अथवा ±2/3 होता है, इन्हें क्वार्क के नाम से जाना जाता है। क्वार्क के नाम से जाना जाता है। इनमें दो प्रकार के कणाएं, एक अप क्वार्क और दूसरे का नाम है डाउन क्वार्क्स। तो यदि आप ऐसे देखेंगे, जो यह आपका अप क्वार्क्स है, अप का मतलब होता है प्लस में होना और ज्यादा मान होना, और डाउन का मतलब होता है कम मान होना और ऋण में मान होना। तो आप ये कह सकते हैं अप क्वार्क्स, अप क्वार्क लिखिए चाहे क्वार्क्स, बराबर हो जाएगा +2/3e। और बी नंबर में देखेंगे डाउन क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स यहां मिलेगा -1/3e। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ ही आज का क्लास यहीं पर ओवर होता है। आगे अभी अनेकों चीजें इसमें कॉन्सेप्ट में बची हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया, मूल आवेश क्या चीज होता है, फिर उसके बाद में कूलाम का नियम। ऐसे ही हम लोग अगले एक एक कड़ी को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। बस आप लोग अपना नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको पढ़ लीजिएगा, उनको याद भी रखिएगा। जो आपके लिए कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मिलते हैं जिनके लिए न्यूमेरिकल बहुत बड़ी समस्या होती है, यदि उनको कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों का बेहतरीन से याद है, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, तो उनके लिए समस्यात्मक न्यूमेरिकल नहीं रह जाएंगे। बाकी आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं कल नए हेडिंग और नए परिभाषाओं नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।